Hi everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline electrical, electronics and instrumentation. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कि ईडीसी का एक टॉपिक ये एक यूनिट है जिसमें हम लो लेवल इंजेक्शन जो टर्मिनोलॉजी है इसको डिकोड करेंगे. So before starting the session, let's see what are the announcement that Unacademy is having for you. So first of all, गेट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो गेट का प्रिपरेशन 8,999 में अवेलेबल है. कंप्लीट गेट कोर्स 60% ऑफ में, जिसकी डेट जो है वो ऑफर एंड हो रहा है कल टुमारो. सो बिफोर एंडिंग जस्ट सब्सक्राइब द कोर्स सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली. यहाँ पे देख सकते हैं जो गेट टॉपर है 2025 के, वो स्पेशल डिस्काउंट में अपने गेट के कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे रैंक 1 से लेके 1000 तक के जो रैंकर्स है उन स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. आगे हम देखते हैं कि एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मिशन बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और ये जो है ये आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो पोस्ट आया है 2025 का, जिसका ऑफर प्राइस है 3,999. ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. श्रेष्ठ बैच और वर्धान बैच दो ऐसे बैचेस हैं. ये श्रेष्ठ बैच गेट 2026 स्टूडेंट्स के लिए और वर्धान बैच गेट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है. आप इसको ले सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 28 मई 2025 से आपका दो सब्जेक्ट, वन इज सिग्नल एंड सिस्टम, सेकंड इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक. सिग्नल एंड सिस्टम फॉर गेट एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ईएससी प्रिपरेशन. और ये जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हैंडल कर रहा हूं मैं स्वयं. और ये 9 AM को मॉर्निंग क्लास होती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं दैट इज एसडी सर, तो आपको मेरा गाइडेंस भी कंप्लीट मिल जाएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दैट इज SDSIR 50. ये कोड आपको लगा के इसको सब्सक्राइब कर लेना है. 8,999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विथ 60% ऑफ. श्रेष्ठ बैच के बाद आपके पास वन मोर बैच यू हैव, दैट इज वर्धान बैच. और ये गेट 2027 स्टूडेंट्स के लिए है. गेट ईएससी पीएसयू तीनों का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. एंड फॉर दिस आल्सो यू कैन सब्सक्राइब द कोर्स. यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको. फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू गेट का भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको 2645 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जहां पे आप टेस्ट देके अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं. आपके पास दो सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक ऑर्गेनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे विद इंटरेक्शन विथ योर मेंटर ऑन क्लासेस. और यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा, साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा. तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को. और साथ में आपको बता दूं कि जो मेंटरशिप की बात मैंने 1-to-1 की है, उसके लिए आपको ऐप से ही बुक करना पड़ेगा सेशन. आपको टाइम स्लॉट मेंशन करना पड़ेगा कि कब आप मेंटर से 1-to-1 होना चाहते हैं, और उसके बाद मेंटर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहां आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पे और क्या चीज है, ये आपके वो सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट 2025 में बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आए हैं. हम चाहते हैं कि आपकी भी कुछ ऐसी फोटो लगे, तो उसके लिए आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, और ये सेशन जरूर से एंड तक देखिए सो दैट यू कैन हैव द आइडिया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. इसके पहले भी मैंने आपको दो पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं. वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल का. जस्ट आप जाइए उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, सेटेड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम का क्वेश्चन आए, या फिर डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है लेस टाइम में, ट्रिकी वे में, फॉर्मूला यूज करते हुए, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे वो बढ़ सकता है. अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो आप गेन करने वाले हैं 2025 गेट में या फिर 2026 गेट में, वो आपका एनहेंस हो सकता है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा ट्रिक है, जो हमारा फॉर्मूला है,
जो हमारा लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको किस थॉट प्रोसेस की ज़रूरत उभरती है, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन जो कि लो लेवल इंजेक्शन का है, तो उसमें हमको कौन-कौन से टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से ग्राफ्स होते हैं, कौन से फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब हम लो लेवल इंजेक्शन देखेंगे, पहले तो हम लो लेवल इंजेक्शन क्या है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें सिर्फ आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन को ही ध्यान में रखना है, मेजॉरिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, इसको टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए जब भी उसमें कोई लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बारे में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लो लेवल इंजेक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना ज़रूरी है कि किस बात पे हमारा मोटिव होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन को देख के जो कि लो लेवल इंजेक्शन टॉपिक पे होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास एक रेडीमेड फ़ॉर्मूला है, जिसको हमको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको ही यूज़ करना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा या फिर एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा आपके पास। तीसरी बात ये है कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन रेट्स जो है, उसको भी आपको क्लेवरली यूज़ करना पड़ता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ईज़ी तरीके से। तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में अगर हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअली लो लेवल इंजेक्शन हम किसको बोलेंगे? तो हमारे पास अगर हमको बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो लो लेवल इंजेक्शन का है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लो लेवल इंजेक्शन मतलब जिसमें आपके पास चार्ज कैरियर्स को जो इंजेक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी कोई सेमीकंडक्टर को आप इल्यूमिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेमीकंडक्टर, इफ यू इल्यूमिनेट दिस सेमीकंडक्टर विथ सम लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइट जो है वो इसके किसी एड्ज पे अप्लाई किया, ये इस सेमीकंडक्टर का एड्ज है, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का मेजॉरिटी भी इंजेक्ट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जो कंसंट्रेशन है, जो इस लाइट की वजह से एनहांस होता है या फिर इंक्रीज होता है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत लेस है। तो उस मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बट माइनॉरिटी कैरियर की डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ इसके अंदर इंक्रीज़ होगा, है ना? ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंक्रीमेंट की बात करें, सपोज़ इसमें आपके पास डेल्टा P है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और डेल्टा P इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आपका माइनॉरिटीज़ है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसकी वैल्यू बहुत लेस होगी। आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को वी कैन कॉलिंग एज़ लो लेवल इंजेक्शन। इसको हम लो लेवल इंजेक्शन एलएलआई के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ये कांसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालाँकि पार्टिकुलरली इस कांसेप्ट को बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम जगह जिस ग्राफ और फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्राफ है, एक आपके पास एड्ज इल्यूमिनेशन का होगा, एक आपके पास ओवरऑल पूरे सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का होगा। दोनों में एक अंतर है कि एक जो है वो आपके पास डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसका? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग, और वो जो एक्स पे डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है और ऑलरेडी जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है? तो ये किसके लिए है? जब भी आप एड्ज इल्यूमिनेशन करेंगे। दिस इज फॉर एड्ज इल्यूमिनेशन, मतलब किसी एड्ज को आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो उस समय आप इस ग्राफ को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो आपका कंसंट्रेशन है, ये ओवरऑल जो एनर्जी लाइट सोर्स की एनर्जी लगाने के बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू। तो इसको आप कई सारे नोटेशन को यूज़ करके यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, दैट इज़ कई बार हम लोग इसको P डैश n जो कि एट 0 डिस्टेंस पे है, ऐसा लिखते हैं। और ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो कि n टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको यूज़ करना है, जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये इंक्रीज़ नहीं होता होता विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है
कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये किस तरीके से धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्ट हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर एज से, वो किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज़ P डैश n व्हिच इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू P डैश n, जो कि आपके पास 0 डिस्टेंस पे है, इंटू e रेज़ टू माइनस x डिवाइडेड बाय Lp, क्योंकि ये p टाइप का चार्ज आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होता है Lp आपका डिफ्यूजन लेंथ। दिस Lp इज़ नथिंग बट दिस इज़ डिफ्यूजन लेंथ। तो ये कुछ फ़ॉर्मूलेज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों ने ये जो इंक्रीमेंटेड चार्ज कैरियर्स है ना? जो कि लाइट सोर्स की वजह से बड़ा है, उसको किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए ये फ़ॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल या फिर नेट चार्ज कितना है? टोटल जो आपके पास इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे ये जो है ये इंजेक्टेड चार्ज कैरियर से टोटल लिखें, तो आपके पास यहाँ से बॉटम से यहाँ तक की वैल्यू होगी। और ये जो बॉटम में आपके पास जो इनिशियल चार्ज आपके पास है, दैट इज़ गिवन बाय, तो ये आपके पास पी एन नॉट, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू है, प्लस डैश आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स, पी डैश एन ऑफ जीरो, और पी डैश एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिटन बाय दिस इज पी एन नॉट प्लस दिस इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल पी। ये आपका फॉर्मूला होगा अगर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलाज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता, तो एक बार कोर्स में रिवाइज़ कर लीजिए और उस रिवीजन के बाद आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन की बात की है, अगर आपका यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपके पास फ़ॉर्मूला अब टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ड्रा किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने ड्रा किया है, जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पे आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा करना पड़ेगा, जो कि टी के रिस्पेक्ट में होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एड्ज इल्यूमिनेशन लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट स्टेज में, ये यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेशन का क्या है, यूनिफ़ॉर्म इल्यूमिनेट किया गया अगर मान लो किसी सेमीकंडक्टर को लाइट सोर्स से, तब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं लिख पाएँगे, इसीलिए उसको टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ड्रा करेंगे। ग्राफ एग्ज़ैक्टली वैसा ही आएगा जैसा पहले आया था। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ़ यही है कि जो ग्राफ में आपका हुँ, एक्स के वजह से आपने लिखा था, अब इसको आप लिखेंगे दिस इज़ P डैश n विथ रिस्पेक्ट टू t इज़ इक्वल टू दिस इज़ P डैश n एट 0 e टू द पावर ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय टाउ p। ठीक? तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके दिस इज़ P डैश n एट 0 डिस्टेंस पे आपका है, और आपको ये पता है कि ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी अगर आप नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज लिखना चाहें, जो कि बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पी डैश, आप पी डैश मत लिखिए क्योंकि ये जो डैश है ये एक्सेस कंसंट्रेशन के लिए है। तो आपको यहाँ पे पी एन एट एनी टाइम टी लिखना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू जो एक्सेस कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, दैट इज पी डैश एन ऑफ टी प्लस पी एन नॉट, इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ पे भी आप इसको एक्सप्लोर करके पूरा लिख सकते हैं, दैट इज पी डैश एन ऑफ जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ पी, और आपके पास यहाँ पे पी एन नॉट, ये दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के लिए, वो एड्ज इल्यूमिनेशन के लिए, दोनों के लिए दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, दैट इज जनरेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट। तो अगर हम जनरेशन रेट की बात करेंगे तो आपके पास जो एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपको मिला है पी डैश एन डिवाइडेड बाय, आप अगर उसको टॉपी से डिवाइड कर देंगे तो ये जनरेशन रेट बताता है। तो यहाँ पे कभी भी आपको एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है जो कि लाइट की वजह से बढ़ा है, तो आप यहाँ पे जनरेशन रेट जो कि जी एन है या फिर जीपी है इनटू टाउ पी से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कई जगह यूज होता है। इसको मैं जीएन से रिप्रेजेंट किया हूँ।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया। यहाँ पे देखिए आईएससी बैंगलोर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन with a uniform donor density nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube illuminated uniformly such that। तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया है, एज इल्यूमिनेशन नहीं किया गया, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट is G optical is equal to 1.5 into 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा, ईडीसी सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी कई बार आपको चेंज करना पड़ता है और अगर आप यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका जिस यूनिट में है वो सेम यूनिट नहीं आ पाता। तो क्योंकि ये जनरेशन रेट है, जनरेशन रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकंड आया और ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। और आगे ये लिखा है कि थ्रू आउट द सैंपल द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न ऑफ एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट सोर्स आपके सेमीकंडक्टर में पड़ रहा था, उसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू 0 पे ऑफ कर दिया गया। ऑफ करने के बाद जो जनरेशन इसके अंदर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम लो लेवल इंजेक्शन, ये हमको एज्यूम करना है कि आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स का उस कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका माइनॉरिटी नहीं हो पाया, जो जनरेटेड चार्ज कैरियर से वो नहीं बढ़ पाए जब आपने लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया तब, ठीक है। तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। कई बार हाई लेवल इंजेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। हाई लेवल इंजेक्शन का मतलब है कि आपने लाइट सोर्स लगाया किसी सेमीकंडक्टर में और उसमें जो जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उनका कंसंट्रेशन जो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन थे उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आप हाई लेवल इंजेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए दैट इज हाई लेवल इंजेक्शन, तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात लेकिन पते वाली बात। आपके पास यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डेल्टा पी है जो कि आपका जनरेट हुआ है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में था ड्यू टू डोपिंग उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन हाई लेवल इंजेक्शन का है। Assume low level injection to be valid and ignore surface effect। surface effect मतलब इसके सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, तो उन चार्ज कैरियर्स या फिर उन एटम्स को इग्नोर करना है। हालांकि हम अभी तक उसको कंसिडर नहीं किए हैं और हम कंसिडर आगे करेंगे भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है तो कम से कम टर्मिनोलॉजी डिकोड तो करने आना चाहिए। तो ये इसके सरफेस में, इस सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि अनबाउंडेड होंगे बिकॉज ये उसका एड्ज है, तो उन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा वो बहुत कम होता है। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर करने बोल रहे हैं, हम करके चल रहे हैं। द कैरियर लाइफ टाइम टीपी नॉट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड और टी एन नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लाइफ टाइम और होल्स का लाइफ टाइम दिया गया है। यहाँ पे होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड रेस्पेक्टिवली आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए। तो हम इस क्वेश्चन को जब डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बता दिया गया है कि हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर पे वो चीजें फाइंड आउट करनी है। टी इज इक्वल टू 0, ये भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का ही हम लोगों ने बनाया था, पर यहाँ पे कहीं मान लीजिए 0.3 माइक्रो सेकेंड है। तो इस टाइम पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में दो चीज आया होगा कि सर टोटल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या तो सिर्फ आपके पास जो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो कि लाइट सोर्स की वजह से आया है उसको फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
क्यों ऐसा हुआ सर? इसलिए क्योंकि आपके पास जो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है और जब ये इस वैल्यू से एडिशन होगा जो आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है तो आपका आंसर वही आएगा जो आप सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करके फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो पी एन नॉट की वैल्यू है ये बहुत लेस है। तो आप टोटल फाइंड आउट करें या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है? तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के सॉल्व करें, हमको देखने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू 0 सेकंड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें, हमारे पास माइनॉरिटी कितना आएगा? तो हमारे पास फार्मूला है दैट इज p डैश n एट 0 और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरेशन रेट का हेल्प ले सकते हैं। जो अभी-अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था और जो आपका वी कैन से द लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर्स इसका हेल्प लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो p डैश n ऑफ 0 है, जितना का चार्ज कैरियर्स आपका बढ़ा है, क्योंकि एट 0 पॉइंट पे आपका लाइट सोर्स लगना बंद हो गया था। तो इसका मतलब है जो भी चार्ज कैरियर्स स्टेडी स्टेट में बढ़ने की बात होगी, वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ा होगा। उसके बाद आपके चार्ज कैरियर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू है, जो कि इंक्रीमेंट हुआ है और आप इसको जी और ये टाउ पी नॉट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास फॉर्मूला मैंने यही वाला यूज किया है और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में वी कैन हैव कि आपको ये बोला गया द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमको जी ऑप्टिकल की वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है। सो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 यूज करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है टाउ पी नॉट से और टाउ पी नॉट जो है वो 0.1 माइक्रो सेकेंड है। तो यहाँ पे आपके पास 0.1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। ये आप आंसर निकाल सकते हैं p डैश n ऑफ 0 का। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है और यूनिट आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये आपके पास कंसंट्रेशन है मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। सो पी डैश एन ऑफ 0 आपके पास आ गई है। चाहे तो आप माइनॉरिटी फाइंड आउट कर लो, चाहे न मत फाइंड आउट करो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। तो इसमें आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 पहला दिया गया है, दूसरा भी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 दिया गया है। तो मतलब सी और डी जो है वो आपका रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आप दूसरे पार्ट में चले जाइए। t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन। तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे टाइम जब आपके पास 0.3 माइक्रोसेकंड दिया गया है, तब आपको फिर से यही चीज फाइंड आउट करना है। तो 0.3 माइक्रोसेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास p डैश n एट 0.3 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू p डैश n एट 0 में जितना है इंटू ई रेस टू माइनस यहाँ पे 0.3 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टाउ पी, जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला है जो अभी अभी मैंने लिखा था। तो इसके लिए आपके पास p डैश n ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है दैट इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाय आपके पास टाउ पी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया गया है यही होगा। दिस इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। तो दिस इज 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11। 7.46 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बड़ा होगा भले ही, लेकिन वी गॉट द आंसर।
यहाँ पे 7.46 मतलब ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आप फंस जाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा आपका सॉल्यूशन है जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये टाइम इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकंड पे मैंने फाइंड आउट किया। एंड बोट इज मैचिंग विथ योर आंसर जो आपके पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी थ्योरी का, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया, आपके पास इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर with a donor concentration Nd is equal to 10 to the power 16 per centimeter cube। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, समझ लीजिए। इसको इल्यूमिनेट किया गया इस एड्ज पे x इज इक्वल टू 0 पे लाइट सोर्स से। इसके पास ऑलरेडी इतने अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल थे और इसका जो लेंथ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर क्योंकि ये आपके पास सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट हुए और उनका जो जनरेशन रेट है वो यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना है। वेयर जीएल नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, इस जीएल नॉट की वैल्यू भी बता दी गई। ठीक है, ये जनरेशन रेट है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे आपके पास जनरेशन रेट अलग अलग आएगा क्योंकि आपका जनरेशन रेट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे होल लाइफ टाइम इज 10 टू द पावर -4 सेकेंड दिया गया है, ये लाइफ टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया गया है, होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट डीपी की वैल्यू दी गई है एंड लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। Assuming a linearly decaying steady state excess whole concentration that goes to 0 at x is equal to L। तो जैसे हम इसके पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते थे, ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डीके नहीं हुआ है, जो चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन हुए वो लीनियर डीके हुए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू L/2 इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है ये पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो हमको डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो ग्राफ ये है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है वो लीनियरली डिके हुए, एक्सपोनेंशियली नहीं हुए। और ये अब x इन सेंटीमीटर पे ड्रॉ है और ये आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये p डैश n और ये x के साथ ड्रॉ हो रहा है। ये 0 है और ये लेंथ l है और इस लेंथ l की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लीनियरली डिके हुआ और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो गई जब आपका लेंथ का वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर हुआ तो। ठीक है, तो इस एड्ज से इसको इल्यूमिनेट किया गया, लाइट सोर्स लगाया गया और लाइट सोर्स लगने के बाद यहाँ चार्ज कैरियर्स इस एड्ज में जनरेट हुए और ये रिकम्बाइन हो गए धीरे से। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरेशन रेट भी दिया गया है, लेकिन आपको जिस पार्ट को फाइंड आउट करना है वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन किसके लिए फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वही डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स क्योंकि ये डोनर एटम यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर 16, तो होस्ट का डिफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पे होस्ट के डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखना है एंड उसके में एक नेगेटिव साइन आता है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास क्यू डीपी और ये हो जाएगा आपके पास डीपी बाई डीएक्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आप कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज चेंज इन डीपी विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज कैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होंगे। तो एक्चुअली ये इंजेक्टेड या फिर बढ़ा हुआ चार्ज कैरियर्स है, इनिशियल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका पी डैश की वैल्यू, पी डैश जो कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक्स के साथ जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है।
तो हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट पी डैश एन ऑफ एक्स, ये वैल्यू है। और इस पी डैश एन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जनरेशन रेट भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये GL इज इक्वल टू GL नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो हमको यहाँ पे चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेट इज दिस कंसंट्रेशन, दिस जनरेशन रेट कैसे चेंज हो रहा है, और उसको आपको टॉपी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जनरेशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, डिवाइडेड बाय आपके पास टॉपी होता है। तो आपका जो एक्सेस कंसंट्रेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो G इंटू टॉपी हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ जस्ट वी हैव टू गो लाइक दिस। तो मैंने क्वेश्चन का फ्लो आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है डेट इज पी डैश एन ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज जी एल, डेट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, और इसको आपको टॉपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, और अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि पी डैश एन ऑफ एक्स किधर है, तो ये आपके पास पी डैश एन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू गो टू दिस क्वेश्चन। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन का डिकोडिंग थ्योरी है। चलिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को में वैल्यूज पुट अप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे जीएल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वी कैन सी है, दिस इज जीएल नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 17 है, so this is 10 to the power 17, ये GL नॉट है, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और टॉपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज नथिंग बट हियर वी हैव 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकंड, तो दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -13, 14 15 16 17, यस। तो यहाँ पे ये आपके पास 13 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, पी डैश एन ऑफ एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स, ये जो आपने फाइंड आउट किया है, इसको इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वही prove करना है, इसका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो वी हैव टू डू दैट पार्ट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 13 ये कांस्टेंट है, और उसके बाद आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है, तो ये नेगेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू एल, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पी डैश एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये जो एल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एल जो है वो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसको आप लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको हम यूज करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे इसकी जगह, और बाकी सारे वैल्यूज ऑलरेडी है, तो हमारा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। तो नाउ वी कैन पुट हियर, दिस इज जेपी इज इक्वल टू, दिस इज माइनस क्यू, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और डीपी की वैल्यू हमको पुट अप करनी है, और डीपी दिया हुआ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज 100 और मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है, इसको पुट अप कर दीजिए, दैट इज -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई एल, मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, अगर मैं सेंटीमीटर में पुट अप करूँ तो ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिए हैं, और इसका कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकाल लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वी हैव जेपी इज इक्वल टू 16 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया,
और आपके पास जेपी जो है इसकी वैल्यू 16 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो कुछ चीजें आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका करंट डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि इस डायग्राम में हमको ये पता है कि यहाँ पे होल्स जनरेट हुआ है, तो ये जो होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये आपका होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इसी चीज को वेरीफाई इस आंसर ने कर दिया कि आंसर की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन जो कि होल्स की वजह से है, डिफ्यूजन करंट उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो भी आपको थ्योरी दिया उसमें सारा कुछ बताया है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए, बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को डिटेक्ट कीजिए, क्या दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है और क्यों फार्मूला लग रहा है। ये सारी चीजों को डिटेक्ट करके आप आराम से, ज्यादा नहीं, एक पेज भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए मैंने यहाँ से चालू किया और ये कुछ चीजें मैंने लिखते हुए आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर आप सर फोड़ेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूले का आइडिया है और फॉर्मूले के थ्रू आप किसी कंसेप्ट को समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो गेट में दी रहती है वो चीजें इजी लगती है। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे हाथ लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं ईडीसी के बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पोर्शन से लिया हूँ। और इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हुआ है, दैट इज मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी का। तो मैं आपके लिए आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैक्सिमम रेसिस्टिविटी या फिर मिनिमम कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ डेरिवेशन, बट एंड तक जरूर देखना ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड आए तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एज्यूम द मोबिलिटी रेशियो, यहाँ पे मोबिलिटी की रेशियो वैल्यू दी गई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिया गया है म्यू एन बाई म्यू पी, जो आपके पास कंडक्ट रेसिस्ट मोबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ रूट ये दिया गया है एंड दिस इज गिवन बाय बी। कांस्टेंट एक्सप्रेशन बी दिया गया है। इन सिलिकॉन इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छी बात है, ये बता दिया है कि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका ये जो मोबिलिटी का रेशियो विथ रूट दिया गया है। ठीक है, द मैक्सिमम रेसिस्टिविटी को यहाँ पे रो एम से रिप्रेजेंट किया गया। हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी, मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और इस एक्सप्रेशन में चार एक्सप्रेशन आपको दिए गया है। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन में रीड करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बी दिया गया है। दूसरा एक्सप्रेशन आपको टू बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वन दिया गया है। तीसरा एक्सप्रेशन आपको बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वन दिया गया है। चौथा एक्सप्रेशन आपको बी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर बी दिया गया है। आपको इन चार एक्सप्रेशन में से एक करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चालू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी रेशियो को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। तो जब भी हमारे पास रेसिस्टिविटी होती है तो रेसिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी है तो ये इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का। तो मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी को इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा, बट इनवर्स। यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास रेसिस्टिविटी है तो मैं इसको मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। तो ये हमको चाहिए कि इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी जो हमारे पास है उसको इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये हो जाता है कि हमको मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मुश्किल है, अगर आता है तो इजी है। यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं कि आपके पास कंडक्टिविटी का इंट्रिंसिक का फॉर्मूला क्या होता है।
ये आपके पास होता है एन आई इंटू क्यू और ये होता है म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, लेकिन हमको अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं पता है तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये आपके पास मैक्सिमम रेसिस्टिविटी विच इज रिटन इन फॉर्म्स ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमको कंडक्टिविटी का फॉर्मूले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट है, समझ लीजिए। डेरिवेशन जो भी चीजें हैं सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा। कंडक्टिविटी जो है वो एक्सप्रेस होता है एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास होता है पी क्यू म्यू पी। ये एक्सप्रेशन होता है, दिस इज पी क्यू म्यू पी, ये एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आपको अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एन और पी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जब आपकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। तो हमको कोई भी कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन चाहिए। उसी प्रकार मिनिमम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए भी हमको एन और पी का एक्सप्रेशन चाहिए कि जब मिनिमम कंडक्टिविटी होगा तो एन और पी किस तरीके से एक्सप्रेस होगा। We are going to find out the value of n question mark and value of p question mark when we have to find out, when we are going to find out the minimum conductivity। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं मास एक्शन लॉ को। मास एक्शन लॉ जो कि आप हर कहीं यूज कर सकते हैं, और इस मास एक्शन लॉ से क्या होता है, ये दो वेरिएबल्स जो एन और पी है ये एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं पी के लिए आप एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका हो जाएगा दिस इज एन क्यू म्यू एन और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू क्यू और इसके साथ हो जाएगा म्यू पी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। क्या करेंगे कि हमको ये पता है मैथमेटिकली कि अगर आप किसी भी चीज की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वो आपके पास एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट है, तो एक ग्राफिकली मैं आपको शो करता हूँ कि मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में एन को ले लेता हूँ क्योंकि ये एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी को ले लेता हूँ और आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस विल बी द ग्राफ। हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हो सकता है, इसका कंडक्टिविटी का, और ये जो पॉइंट है ये आपका मिनिमम कंडक्टिविटी हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है उस स्लोप को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में स्लोप की वैल्यू आपके पास जीरो होती है। और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे भी इसकी डेरिवेटिव कंडक्टिविटी विद डीएन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यही करना है, जो आपको कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू दिस इज एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास है दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और उसके साथ क्यू और यहाँ पे म्यू पी है। तो मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा क्यू म्यू एन और ये नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास एन आई स्क्वायर जो पहले से है और ये क्यू और ये म्यू पी ये तो है, ये एन आपका डिराइव होगा, ये प्लस साइन के साथ दिस इज माइनस वन और यहाँ पे आपके पास एन स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो मैंने एक डेरिवेटिव किया। दूसरी बात ये कि आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा, ये चीज इससे डिफाइन होता है कि आपके पास ये जो डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है इसका सेकंड डेरिवेटिव जो कि कर्वेचर बताता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको कंडक्टिविटी मिनिमम मिलेगी या फिर मैक्सिमम मिलेगी, ये इससे डिफाइंड होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास डी स्क्वायर सिग्मा द सेकंड डेरिवेटिव डी एन स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रही है तो आप समझ जाओ कि कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यही कर्वेचर दैट इज डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपके पास इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है कंडक्टिविटी का। तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से करके रखा हुआ है, अब हमको सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास डी सिग्मा बाई डी एन, इसका फॉर्मूला है दिस इज क्यू और यहाँ पे म्यू एन है। और एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है। ठीक है, माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, सो दिस विल बी आपके पास प्लस के साथ दिस इज माइनस वन
डिवाइडेड बाय आपने एन स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे आपका एन आई स्क्वायर भी है और क्यू है और म्यू पी है, ठीक है। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको डी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर फाइंड आउट करना और चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो दिस विल बिकम जीरो और यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये आपके पास -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पे -2, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास n क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज एन आई स्क्वायर और ये हो गया q और म्यू पी। तो इस एक्सप्रेशन से हमको ये पता चल गया कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा इसका कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला ये करेक्ट है और कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जो स्लोप को हम लोगों ने लिया था ये जिसको हम लोगों ने q इंटू म्यू एन से एक्सप्रेस किया था माइनस हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय दिस इज एन स्क्वायर और यहाँ पे q और म्यू पी और एन आई स्क्वायर जो आया था इसको हमको इक्वेट करना है जीरो से, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पे लगा देते हैं जीरो से जब इक्वेट होगा तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। सो दिस इज q इंटू म्यू एन और यहाँ पे आपके पास है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और ये q म्यू पी और एन आई स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो बिकॉज हमने इसको इक्वेट किया जीरो से, अगर जीरो से इक्वेट किया तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्यू क्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एन आई स्क्वायर है, म्यू पी है, म्यू एन है। इसका मतलब है एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एन आई स्क्वायर और यहाँ पे आप लिख सकते हैं और क्या आ जाएगा, दिस विल बी रूट तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे तब लगा देंगे, दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन, चेक कर लीजिए ये आपका फॉर्मूला होगा। सो हमारे पास एन का एक्सप्रेशन आ गया जब आपका कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू है। सो दिस विल बी एन आई और विथ दिस रूट दिस इज एक्सप्रेस बाय म्यू पी डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया म्यू एन, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे नाउ वी कैन डू द सेकंड थिंग दैट इज अगर आपके पास n का एक्सप्रेशन आ गया मिनिमम कंडक्टिविटी तो p के एक्सप्रेशन को भी मिनिमम कंडक्टिविटी में फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट विल बी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n का एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, सो वी कैन राइट दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज एन आई और यहाँ पे आपके पास रूट ओवर दिस इज म्यू पी डिवाइडेड, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया पी का। सो पी इज इक्वल टू दिस इज एन आई, आपके पास हो गया दिस इज रूट ओवर दिस इज म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया कंडक्टिविटी के मिनिमम वैल्यू पे एन और पी का एक्सप्रेशन, ठीक। अब हम कंडक्टिविटी का मिनिमम जो वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको n लिखना है तो n के बदले में ni लिख देता हूँ, दिस इज रूट ओवर आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन एंड दिस इज n और ये हो गया q और ये हो गया आपके पास म्यू एन प्लस आपका p है ni रूट ओवर, यहाँ पे आपके पास हो गया म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी और उसके साथ हो गया q और ये हो गया म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। सो नाउ वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस एन आई विल बी दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, म्यू क्यू को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज म्यू पी और यहाँ पे म्यू एन का स्क्वायर ले लेते हैं एंड दिस इज म्यू एन प्लस आपके पास हो जाएगा रूट ओवर दिस इज म्यू एन एंड दिस विल बी म्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये एक्सप्रेशन में ले लिया एंड फाइनली वी कैन राइट दिस इज एन आई इंटू क्यू और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू एन कैंसल, दिस इज टू रूट ओवर दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, सॉरी म्यू एन इंटू म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया मिनिमम कंडक्टिविटी का जिसकी आप तलाश कर रहे थे, ठीक है। तो हम अब फाइनली ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आपके पास रेसिस्टिविटी है और इंट्रिंसिक जो आपका रेसिस्टिविटी है इसके फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के लिए आपके पास है एन आई इंटू क्यू, दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला है।
और मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के लिए जो मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस क्यू, और ni आपके पास है रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे ni कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, और आपका बच गया दिस इज म्यू एन प्लस आपका म्यू पी है, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा इसको कंसाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 मैं बाहर रखता हूँ, और दिस इज म्यू एन जो आपके पास है, इसमें हमारे पास म्यू एन इंटू म्यू पी का डिवीजन कर लिए, अगर मैं इसमें होल रूट लगा दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे म्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज होल रूट अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे म्यू एन इंटू म्यू पी हो जाएगा, एंड डेट विल बी द कंप्लीट पार्ट। सो यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, और यहाँ पे रूट ओवर, ये म्यू एन और म्यू पी है, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाई म्यू पी, और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर यहाँ पे म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू एन, ये एक्सप्रेशन आपका बच गया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में ना रूट ओवर म्यू एन म्यू पी का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो बस यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आपका बी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इसी टर्म्स में आपको पूछा गया है। आपके पास 1/2, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर म्यू एन बाई म्यू पी, आपका बी से एक्सप्रेस हुआ है, और यहाँ पे रूट ओवर म्यू पी बाई म्यू एन, ये आपका 1/b हो जाएगा। सो इन दैट 1/2 नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को लेंगे तो आप कभी भी मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के पार्ट में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, थैंक्स। देखिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो पैटर्न है वो लगभग ईएससी के पैटर्न के इक्विवेलेंट है। तो आप पीएसयू या फिर ईएससी के एग्जामिनेशन देते हैं, इस तरीके का एक पैटर्न आपको मिलता है जहां पे स्टेटमेंट्स होते हैं, और उन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स या फिर रीजन हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनिंग दिस टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ दिस आइटम्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये कोड आपको दिया गया है। पहला कोड ये है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, similarly both statement 1 and statement 2 are individually true, but statement 2 is not the correct explanation ऑफ स्टेटमेंट 1, ये दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ ये है, फोर्थ कोड, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये दिया गया है स्टेटमेंट 1 है ना, पहले क्वेश्चन का, एट हायर टेम्परेचर इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग इज रिड्यूस्ड। हायर टेम्परेचर में इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 2 ये है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना मुझे कि आपको ये जो यहाँ पे लिखी गई है वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं। अगर नहीं तो आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप। स्टेटमेंट 2 जो है वो एट हायर टेम्परेचर मटेरियल टेंड्स टू बी इंट्रिंसिक। जब हायर टेम्परेचर आता है तो मटेरियल जो है वो इंट्रिंसिक हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली ये जो पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया हुआ है, अगर नहीं तो आप मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको लिखाया गया है, इस स्टेटमेंट के बेस पे हम ये बोल सकते हैं, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं मैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफिकल प्लॉट होता है, और इस ग्राफिकल प्लॉट के बेस्ड पे ही ये स्टेटमेंट लिखा गया है। इस ग्राफिकल प्लॉट में हम ये डिजाइन करते हैं कि जब हम हायर टेम्परेचर में वर्क करते हैं तो कौन सी चीजें डोमिनेटिंग होती है। ठीक है, सो जस्ट आई एम ड्राइंग दैट ग्राफ। तो
ये ग्राफ जो है वो टेम्परेचर वर्सेस मोबिलिटी का है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर लूँ एंड इन दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग मोबिलिटी, तो आपको एक ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब आप लोअर टेम्परेचर्स में आते हैं, जब यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू लो है, लो टेम्परेचर में जब आप वर्क कर रहे हैं, तो आपकी मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। कारण ये है मोबिलिटी डिक्रीज होने का, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की स्कैटरिंग मैकेनिज्म वर्क करती है, एक इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग और एक जो है वो आपका लैटिस स्कैटरिंग। तो ये जो इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग है, ये लोअर टेम्परेचर में डोमिनेटिंग होता है। जब आप लोअर टेम्परेचर में हैं, तो यहाँ पे इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग की वजह से आपकी मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। और जब हायर टेम्परेचर पे आप वर्क करते हैं, इस रीजन में यहाँ पे मोबिलिटी फिर से डिक्रीज हो रही है एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये जो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका रीजन होता है आपके पास लैटिस स्कैटरिंग। तो लैटिस स्कैटरिंग जो है, ये दैट विल बी द रीजन फॉर डिक्रीजिंग द मोबिलिटी एट हायर टेम्परेचर। अब बात ये करते हैं कि जब आप हायर टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं, तो ये जो इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग है, ये हायर टेम्परेचर में डोमिनेटिंग नहीं होता, है ना? जब इस पिक्चर की बात हम लोगों ने की और हम वापस उस पीडीएफ में जाते हैं और उस क्वेश्चन को देखें, तो यही बात यहाँ पे लिखा है, एट हायर टेम्परेचर इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग इज रिड्यूस्ड। क्योंकि आपका लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेटिंग है, इसलिए इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग जो है वो रिड्यूस्ड है, या फिर इस इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग डोमिनेटिंग नहीं है। सो आई थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। एट लोअर टेम्परेचर अगर ये बोलता कि इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग रिड्यूस्ड है, तो मैं इसको काट देता या फिर खारिज कर देता, लेकिन ये हायर टेम्परेचर में इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग की वैल्यू रिड्यूस्ड है, सो दिस इज करेक्ट एंड वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन आवर थ्योरी लेक्चर आल्सो। अब स्टेटमेंट 2 ये दिया गया है, हायर टेम्परेचर में मटेरियल टेंड्स टू बी इंट्रिंसिक। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे-जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियो लेक्चर एक और ईडीसी का न्यू क्वेश्चंस का अपलोड किया है, उसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। उस क्वेश्चन में मैंने इस बात को बोला भी है और उस बेस्ड पे एक क्वेश्चन भी है। उसमें मैंने ये बात बताई है आपको कि एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिकम इंट्रिंसिक। ऑल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होने की ओर बढ़ता है। तो उसी बात पे ये भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इफ यू सी, ये बात लिखी गई है कि एट हायर टेम्परेचर्स मटेरियल टेंड टू बी इंट्रिंसिक। दिस इज आल्सो करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हायर टेम्परेचर में मटेरियल टेंड टू बी इंट्रिंसिक होता है, इसलिए हायर टेम्परेचर में इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग रिड्यूस्ड होता है, ये रीजन नहीं है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस कोड को अगर हम यूज करें कि कौन सा कोड इसमें से सही होगा, तो आपके पास बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर लिखें कि ये दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, सो आई विल राइट हियर कि इन दोनों के स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं कोड बी इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि कोड बू में लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बार, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स इज, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियरिटी दे देते हैं। If an electric field is applied to an n-type semiconductor bar, the electrons and holes moves in opposite direction due to their opposite charge। ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उसके पास ऑपोजिट चार्जेस है। द नेट करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विथ होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पे जो नेट करंट फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से हो रहा है, विथ होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये लिखा हुआ है।
इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि आपके पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। हम मान गए कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। फिर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में ये जो होल्स है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ से होंगे? ये तो गलत स्टेटमेंट है। द नेट करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सही है, विथ होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एक्चुअली। और ये बात बिल्कुल सही है कि इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बार, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू देयर ऑपोजिट चार्जेस। बेस्ड ऑन दिस हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन ट्रू है बट स्टेटमेंट टू फॉल्स है। इसका मतलब है अगर मैं 10th क्वेश्चन में कोई कोड देना चाहूं तो वो कोड आपका सी कोड है। जैसे कि 9th क्वेश्चन में मैंने जो कोड दिया, जैसे ये आपके पास 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में मैंने कोड दिया बी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। उसी प्रकार 10th क्वेश्चन में मैं जो कोड देना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड सी फॉर 10th क्वेश्चन। ओके, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस हम बनाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो गेट का प्रिपरेशन 8999 में अवेलेबल है। कंप्लीट गेट कोर्स 60% ऑफ में, जिसकी डेट जो है वो ऑफर एंड हो रहा है कल, टुमारो। सो बिफोर एंडिंग, जस्ट सब्सक्राइब द कोर्स सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। यहाँ पे देख सकते हैं जो गेट टॉपर है 2025 के, वो स्पेशल डिस्काउंट में अपने गेट के कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे रैंक 1 से लेके 1000 तक के जो रैंकर्स है उन स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मिशन बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो है ये आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो पोस्ट आया है 2025 का, जिसका ऑफर प्राइस है 3999। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप इसको इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। श्रेष्ठ बैच और वर्धान बैच दो ऐसे बैचेस हैं। ये श्रेष्ठ बैच गेट 2026 स्टूडेंट्स के लिए और वर्धान बैच गेट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसको ले सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 28 मई 2025 से। आपका दो सब्जेक्ट, वन इज सिग्नल एंड सिस्टम, सेकंड इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। सिग्नल एंड सिस्टम फॉर गेट एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ईएससी प्रिपरेशन। और ये जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको हैंडल कर रहा हूं मैं स्वयं। और ये 9 AM को मॉर्निंग क्लास होती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं दैट इज SD सर, तो आपको मेरा गाइडेंस भी कंप्लीट मिल जाएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दैट इज SDSIR 50। ये कोड आपको लगा के इसको सब्सक्राइब कर लेना है। 8999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद 60% ऑफ। श्रेष्ठ बैच के बाद आपके पास वन मोर बैच यू हैव, दैट इज वर्धान बैच। और ये गेट 2027 स्टूडेंट्स के लिए है। गेट, ESC, PSU तीनों का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एंड फॉर दिस आल्सो यू कैन सब्सक्राइब द कोर्स। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का PYQ गेट का भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको 2645 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जहां पे आप टेस्ट देके अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास दो सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक ऑर्गेनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे विद इंटरेक्शन विथ योर मेंटर ऑन क्लासेस। और यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा, साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को। और साथ में आपको बता दूं कि जो मेंटरशिप की बात मैंने 1-to-1 की है, उसके लिए आपको ऐप से ही बुक करना पड़ेगा सेशन। आपको टाइम स्लॉट मेंशन करना पड़ेगा कि कब आप मेंटर से 1-to-1 होना चाहते हैं, और उसके बाद मेंटर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहां आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या चीज है, ये आपके वो सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि गेट 2025 में बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि आपकी भी कुछ ऐसी फोटो लगे, तो उसके लिए आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन। और ये सेशन जरूर से एंड तक देखिए सो दैट यू कैन हैव द आइडिया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके।
बाय।